हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जेनेटिक कोड को। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टोन, जहाँ पर हमने सीखा था पॉलीसिस्टोनिक यूनिट एंड मोनोसिस्टोनिक यूनिट के बारे में। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आपने ये ज़रूर सीखा होगा कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं। ठीक है, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन उन जेनेटिक कोड की हमें नीड क्यों है, उन जेनेटिक कोड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये बात भी हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सेशन बेटा बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन ऑन द टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपने इतना सब कुछ कर लिया होगा और हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक कोड को। तो आप लोग भी हेडिंग लगाएंगे क्या, जेनेटिक कोड। ठीक है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जेनेटिक कोड की नीड क्यों है। तो जेनेटिक कोड की कहानी पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हैं ना, उनको समझने की कोशिश करते हैं ताकि जेनेटिक कोड को लेकर ना हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम एक छोटा सा डीएनए सेगमेंट लेते हैं बेटा। हमने क्या लिया, डीएनए का एक सेगमेंट लिया। ठीक है, इस पर क्या हो गए, ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हो गए। ठीक है, यहाँ पर है ATCG ATCG। ठीक है, अब यहाँ पर अगर A है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर T होगा, यहाँ पर T है तो यहाँ पर A होगा, यहाँ पर C है, यहाँ पर G होगा, यहाँ पर G है, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर A है, यहाँ पर T होगा, यहाँ पर T है, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर C है, यहाँ पर G होगा, यहाँ पर G है, यहाँ पर C होगा। ये अगर DNA का 3 प्राइम एंड है तो ये वाला क्या होगा 5 प्राइम, और ये अगर 5 प्राइम है तो ये वाला क्या होगा 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि बेटा इस DNA के छोटे से पीस से आप रेप्लिकेशन करके डीएनए का 2 नया सेगमेंट्स बनाइए। तो आपने क्या कहा कि हाँ सर हम बना सकते हैं। मैंने क्या कहा बेटा आपको कि आप इस डीएनए से रेप्लिकेशन करके नया डीएनए बनाइए। तो क्या आप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन करते टाइम पर इन दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देते हैं। ऐसे क्या हुआ, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड ऐसे अलग हो गए। एक मिनट थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं बेटा, नहीं आएगा नहीं इसमें। ठीक है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को हमने अलग कर लिया। अब दोनों स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स को लिख लेते हैं, ATCG, फिर से ATC और G। ठीक है, अब यहाँ पर भी लिख लेते हैं बेटा TAGC TAGC। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो गए हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब हमें क्या करना है, हमें इन डीएनए के स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज़ करके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू क्या बनाना है, एक और स्ट्रैंड बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू एक और स्ट्रैंड बन गया डीएनए का, जिसपे हो गए आपके TAGC TAGC। यहाँ पर भी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू एक स्ट्रैंड बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा ATCG ATC एंड G। अब आप ज़रा ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देख बेटा, यहाँ पर आपने ये जो दोनों डीएनए बनाए हैं वो इससे मैच कर रहे हैं। हाँ सर मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने प्रोसेस करी वो कौन सी है, वो है रेप्लिकेशन बेटा। तो रेप्लिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू क्या बना रहे हैं, न्यू डीएनए सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि रेप्लिकेशन क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई डीएनए का सेगमेंट है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू उसके रेप्लिकेशन से बनने वाले डीएनए के सेगमेंट्स को बहुत आसानी से जान सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक डीएनए का अगर छोटा सा सेगमेंट है, इसके रेप्लिकेशन से जो नया डीएनए बनेगा उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन किस पर बेस्ड है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसी डीएनए के पीस का
इसका आपको क्या करना है, इसका आपको करना है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। क्या करना है बेटा, आपको इसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो क्या आप ट्रांसक्रिप्शन की सहायता से आप जो आरएनए बनाएंगे, क्या उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आप बता सकते हैं? सोचो आप कि मेरे पास एक डीएनए का पीस है, इसका मुझे ट्रांसक्रिप्शन करके एक आरएनए बनाना है, तो उस आरएनए के न्यूक्लियोटाइडों का सीक्वेंस क्या होगा, क्या ये बात हम बता सकते हैं? तो आइए देखते हैं बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। ट्रांसक्रिप्शन की खास बात यह है कि ट्रांसक्रिप्शन कराता कौन है? कराता है बेटा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कहाँ से कराता है? उसकी जो टेम्पलेट रीडिंग होती है वो 3 to 5 होती है, न्यू सिंथेसिस वो 5 to 3 करता है, यानी इस वाले टेम्पलेट पर क्या करेगा, वो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। अगर इस साइड में प्रमोटर है, इस साइड में टर्मिनेटर है तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ए है तो ए के सामने आरएनए में क्या लगाएगा, वो यू लगाएगा। टी है तो यहाँ पर क्या लगाएगा, ए लगाएगा। सी है तो जी लगाएगा, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी लगाएगा। फिर ए है तो क्या लगाएगा, यू लगाएगा। टी है तो यहाँ पर ए लगाएगा, सी है तो यहाँ पर जी लगाएगा, जी है तो यहाँ पर सी लगाएगा। तो जो नया आरएनए बना वो कुछ ऐसा है। उस पर क्या क्या है, यू ए जी सी, यू ए जी सी। यहाँ पर भी आपने ये जो यम आरएनए बनाया, इस यम आरएनए को बनाने में भी आपने क्या इस्तेमाल किया है, आपने इस्तेमाल किया है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिं' के थ्रू ही आपने इसको, इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से आपने क्या बना लिया, एक आरएनए बना लिया, जिसकी डायरेक्शन क्या है 5' to 3' है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के माध्यम से कंसेप्चुलाइज किया जा सकता है। एनसीईआरटी की लाइन यही है बेटा, वो ये कहती है कि किसी डीएनए से रेप्लिकेशन द्वारा बनने वाले नए डीएनए और ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनने वाले एमआरएनए के सीक्वेंस को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के माध्यम से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये आरएनए पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या होगा और जो नए डीएनए बन रहे हैं उनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होगा। आई बात समझ में बेटा? तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। इस बात को हम लोग क्या करते हैं बेटा, लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात क्या लिखते हैं कि रेप्लिकेशन and transcription process are based on complementary base pairing, so it is easy to conceptualize the nucleotide sequence of DNA which is formed by replication, यानी रेप्लिकेशन द्वारा बने हुए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ज्ञात करना। इट इज़ ईजी टू कंसेप्चुलाइज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए which is formed by replication and the nucleotide sequence of RNA which is formed by ट्रांसक्रिप्शन। यानी इस लाइन में देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस लाइन में मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक डीएनए का खंड है, उसके रेप्लिकेशन से बनने वाले, अगर मुझे इस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड पता है तो इसके रेप्लिकेशन से बनने वाले जो दो नए डीएनए हैं ना, उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को भी मैं जान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू बना है इसलिए। और इस डीएनए के छोटे से खंड से जो आरएनए बन रहा है ना, उसके भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को मैं जान सकता हूं, क्योंकि वो भी कैसे बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने यहां पर लिखी है। अब होता क्या है बेटा, इस
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनती हैं, हमें पता है कि यहाँ पर क्या बनती हैं। आज की कॉन्सेप्ट में, आज की साइंस में आपको पता है कि इससे क्या बनती है, अमीनो एसिड की ऐसे एक चेन बनती है। अमीनो एसिड आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं और एक चेन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा। हमारी बॉडी में 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं। कितने टाइप के बेटा? 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं। ध्यान से सुनेंगे बेटा। हमारी बॉडी में 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं और इन्हीं अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके क्या बनती है, एक पेप्टाइड चेन बनती है। मेरे पास अगर दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, ठीक है। मेरे पास दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो अलग अलग है तो इसका मतलब ये है कि इसमें अलग अलग जो अमीनो एसिड होते हैं ना, अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, इसमें अलग अलग है। हो सकता है यहाँ पर मेथियोनिन हो पहला, दूसरा वाला फिनाइल एलानिन हो, तीसरा वाला ग्लाइसिन हो। इसमें जो है पहला तो मेथियोनिन है लेकिन दूसरा वाला एलानिन हो गया, तीसरा वाला ग्लाइसिन हो गया, चौथा वाला फेनिल एलानिन है, पाँचवा वाला वेलिन है, इसमें चौथा वेलिन है। तो क्या होता है बेटा, अमीनो एसिड का सीक्वेंस जब अलग होता है दो पॉलीपेप्टाइड चेन में ना, तो उसको हम क्या कहते हैं कि दोनों क्या हैं, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है। और अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन बेटा क्या बनाती हैं, अलग अलग प्रोटीन्स बनाती हैं। इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, कि मेरे पास दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, अगर ये एक दूसरे से अलग है तो इसका मतलब इसमें न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है ना, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। अगर उसका अमीनो एसिड का क्रम क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर अमीनो एसिड का क्रम अलग अलग है बेटा, अगर अमीनो एसिड का क्रम अलग अलग है तो इसका मतलब ये पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन आफ्टर फोल्डिंग अलग अलग क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। तो मेरे पास अगर दो अलग अलग टाइप की क्या है, प्रोटीन है, तो इसका मतलब उसमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस क्या है, अलग अलग है बेटा। अगर गलती से न्यूक्लियोटाइड बोल दिया हो तो उसकी जगह आप क्या समझ लीजिएगा, अमीनो एसिड है, ठीक है। तो फिर से समझ लेते हैं एक बार कि मेरे पास क्या है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। इरिटेट मत होना बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपको आगे अच्छी अंडरस्टैंडिंग देके जाएंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स भी देके जाएंगे। तो देखो आपके पास दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका मतलब इसमें अमीनो एसिड के अलग अलग सीक्वेंस हैं। ये अगर अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये अलग है, तो इसकी फोल्डिंग होगी तो ये अलग प्रोटीन बनाएगी, इसकी फोल्डिंग होगी तो ये एक अलग प्रोटीन बनाएगी। तो इसका मतलब मेरे पास अगर दो अलग अलग टाइप की प्रोटीन है ना, तो उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। इतनी बात मैं कह रहा हूँ। तो फिर दिक्कत कहाँ पर आती है, तो दिक्कत यहाँ पर आती है कि यार इस mRNA को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू बना लिया डीएनए से, रेप्लिकेशन में भी नया डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से बन गया, लेकिन ये कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद आएगा और अमीनो एसिड की लिंकिंग करके यानी अमीनो एसिड को जोड़कर एक पेप्टाइड चेन बनेगी, तो कौन सा अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड आएगा, इन सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती है। तो इन सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, mRNA में होती है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि mRNA हैव इन्फॉर्मेशन, mRNA have information for linking of amino acid and formation of पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, mRNA के अंदर इतना तो समझ आ रहा है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो क्या करती है, यहाँ पर इस अमीनो एसिड की लिंकिंग को क्या करती है, सपोर्ट देती है, ठीक है। अमीनो एसिड को लिंकिंग करने की इन्फॉर्मेशन या लिंक करने की इन्फॉर्मेशन और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की इन्फॉर्मेशन कहाँ है, mRNA में। अब फिर सवाल यह आया बेटा कि ये mRNA के अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तो जैसी कोई चीज़ है नहीं, हमें कैसा पता चलेगा कि mRNA के अंदर। तो देखो यहाँ पर अगर ये U न्यूक्लियोटाइड है, A है, यहाँ पर G है, तो ये U A G C ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अमीनो एसिड के नंबर 20 होते हैं। तो कैसे ये डिसाइड होता है कि mRNA से कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद लगना है। तो लोगों ने दिमाग ये लगाया कि यार कुछ तो है कि mRNA के अंदर कुछ ऐसे कोड्स होते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, mRNA के अंदर कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर से सुन लो कि mRNA के अंदर कुछ कोड होते हैं जो
अमीनो एसिड की जो चेन बनती है उसमें अमीनो एसिड के क्रम को डिसाइड करते हैं। तो एक बात लिख सकते हैं कि mRNA के अंदर इस अमीनो एसिड के लिंकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो एक कोड के रूप में होती है, और उन्हीं कोड को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, mRNA हैव सम कोड which code for amino acid sequence, which code for amino acid information of, in the formation of, ऐसे लिखो, in the formation of polypeptide chain। मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहीं पर आती है कॉन्सेप्ट वाली बात कि mRNA से प्रोटीन बनती है तो ठीक है, लेकिन mRNA के अंदर ऐसे कुछ कोड होंगे ना जो ये डिसाइड करते होंगे कि कौन सा अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड आएगा, कौन सा कोड कौन सा अमीनो एसिड को लेके आएगा। ठीक है, किस कोड के सामने कौन सा अमीनो एसिड लगेगा। तो सवाल ये है कि ये जो कोड है ना, ये जो कोड, ये सम कोड जो है ना, इसी कोड को हम क्या कह रहे हैं, इसी कोड को हम कह रहे हैं जेनेटिक कोड। अभी जेनेटिक कोड की बेटा मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको लिखेंगे बेटा बाद में, जब ये क्लियर हो जाएगा ना कि एक्चुअल में जेनेटिक कोड कैसे होते हैं। अभी तो मैं ये खोज रहा हूँ ना कि जेनेटिक कोड क्यों होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ तक समझ आया कि ये क्या है, mRNA के अंदर कुछ कोड होते हैं जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को, यानी अमीनो एसिड को कोड करते हैं कहाँ पर, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें बन जाए। अब चलते हैं बेटा हम लोग आगे हम चलते हैं। उससे पहले आपको हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसका क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको छोड़ देंगे, इसको हम रफ करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए अब देखिए हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि ये जो mRNA है ना, जिसके पास क्या है UAGC, फिर इतना कोड है, मान लो 5 प्राइम एंड दिस वन इज 3 प्राइम एंड। इस mRNA के अंदर ना कुछ कोड हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं कि दिस mRNA have some code, which code for amino acid। ठीक है, ये जो कोड है ना बेटा, इसी कोड को हम लोग क्या कह रहे हैं, जेनेटिक कोड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसी कोड को हम लोग जेनेटिक कोड कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं। देखो mRNA में केवल और केवल क्या दिखता है, न्यूक्लियोटाइड दिखता है। इन्हीं न्यूक्लियोटाइड का संबंध किसी न किसी तरीके से इन जेनेटिक कोडों से है। ठीक है, तो NCERT कहती है कि स्टार्टिंग टाइम में जेनेटिक कोड को डेसिफर करना आसान नहीं था। व्हाट डू यू मीन बाय डेसिफर? तो पहले एक लाइन लिख लेते हैं, इट इज नॉट ईजी टू डेसिफर जेनेटिक कोड। अब डेसिफर का मीनिंग क्या होता है, डेसिफर का मीनिंग क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, डेसिफर का मतलब क्या है। डेसिफर का मतलब ये है कि एक अमीनो एसिड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलकर कोई कोड बनाते हैं, यानी कितने न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ध्यान से सुनेंगे, कितने न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप, एक न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप, 2 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप, कि 3 का, कि 4 का,
कितने न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप mRNA पर कितने न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप एक अमीनो एसिड को कोड करता है और कौन सा न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप। जैसे देखो, अगर मैं 3-3 का ग्रुप लेता हूँ तो ये एक UAG ग्रुप है, ये क्या है CUA ग्रुप है, तो दो ग्रुप बनाए ना। ये ग्रुप बेटा न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप क्या है 3-3 का, देखो दो ग्रुप बना। ये क्या है, ये एक अलग ग्रुप है क्योंकि इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है अलग है, इसके भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है अलग है, तो ये अलग अलग ग्रुप है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये अलग अलग अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। ठीक है, तो हमें तो पहले ये जानना होगा ना कि कितने कितने न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप होता है। जैसे हमने तो अभी एक हाइपोथेसिस ले लिया, एक्चुअल में होता भी 3 है, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि कितने का होता है। ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप होता है जो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें उसको जानना है। फिर हमें यह जानना है कि कौन सा कोड, जैसे ये UAG है, ये UAG इन 20 अमीनो एसिड में से कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये भी जानना है। तो बड़ा मुश्किल काम है कि नहीं है। तो डेसिफर करना है, तो इसका मतलब डेसिफर करने का मतलब है कि डेसिफरिंग में कितने टास्क होते हैं। डेसिफरिंग में 2 टास्क हैं। 2 टास्क का मतलब 2 काम हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं। पहला टास्क ये है कि हमें यह जानना है कि हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स ग्रुप इज कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। जैसे आज के टाइम पर हमको पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइडों का ग्रुप होता है जिसको हम कोडॉन कह देते हैं, है ना। तो उस टाइम पर पता नहीं था, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ना कि कितने न्यूक्लियोटाइडों का ग्रुप होता है। तो हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स ग्रुप इज कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, पहले तो हमको ये जानना है। ठीक है, फिर दूसरा हमें क्या जानना है, दूसरा हमें ये जानना है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड ग्रुप, जैसे हमने एक 3-3 का ग्रुप बनाया, हमने पता कर लिया कि हाँ 3-3 का ग्रुप होता है। तो अब हमें ये पता करना है ना कि 3 का ग्रुप यहाँ पर UAG है और यहाँ पर क्या है CUA है, तो ये वाला कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा और ये वाला कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा। इन 20 टाइप के अमीनो एसिड में से कौन से अमीनो एसिड को ये वाला कोड करेगा और कौन से वाले को ये वाला करेगा। तो यानी कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड्स ग्रुप होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप होगा, वो कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा, इस बात को जानने का भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक बहुत अच्छा प्रयास करना पड़ेगा, तभी जान सकते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल टास्क है। पहले वाले से ज़्यादा मुश्किल तो ये टास्क है। तो दूसरे टास्क में क्या हुआ, देखो ये था पहला टास्क। दूसरा टास्क क्या था, टू नो विच न्यूक्लियोटाइड्स ग्रुप कोड फॉर विच अमीनो एसिड, यानी कौन सा न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप। पहले तो ये जानना है कि न्यूक्लियोटाइड ग्रुप कितने का होता है, तो बाद हमने खोजा, पता चला 3 का होता है। फिर 3 का हमने पता कर लिया, अब ये देखने की कोशिश करेंगे ना कि UAG जो ग्रुप है वो कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा, CUA जो है ना वो कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये बात हम जानने की कोशिश करेंगे। तो टू नो विच न्यूक्लियोटाइड ग्रुप कोड फॉर विच अमीनो एसिड, तो ये क्या है बेटा, हमारे पास 2 बड़े बड़े टास्क हैं। तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए दुनिया भर के बहुत सारे साइंटिस्टों ने पार्टिसिपेट किया। टू डेसिफर, डेसिफर का मतलब हमें ये 2 काम पूरे करना है, तो अगर ये 2 काम हम पूरे कर देते हैं ना तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डेसिफरिंग कहते हैं। तो डेसिफर करना यानी ये 2 काम पूरे करना क्या है, डेसिफरिंग है। तो टू डेसिफर जेनेटिक कोड मैनी साइंटिस्ट started their work around the world. Many scientists started their work around the world, मतलब दुनिया भर में बहुत सारे साइंटिस्टों का ग्रुप जो था वो डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड में लग गया, ये जानने के लिए कि जेनेटिक कोड में कितने न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप होता है और कौन सा न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप कौन सा अमीनो एसिड को कोड करता है, ये बात जाननी है। ठीक है, तो इन साइंटिस्टों में कौन कौन से थे, सम बायोकेमिस्ट आर देयर, यानी कुछ बायोकेमिस्ट थे, सम फिजिसिस्ट आर देयर, कुछ फिजिक्स वाले भी थे, सम बायोलॉजिस्ट आर देयर,
वहाँ पर कुछ बायोलॉजिस्ट भी थे एंड सम microbiologists are there and some geneticists are there। माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो नाम नहीं वहाँ पर मेंशन है, लेकिन इन सब के नाम आपको मेंशन मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब ये हो गई हमारी बेटा कौन सी बात कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं और जेनेटिक कोड में डेसिफरिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा ना कि जेनेटिक कोड कैसे पता चला कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप होता है और कौन सा जेनेटिक कोड कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, ये बात कैसे पता चली भाई, इसको भी तो जानना है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हम इतना कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं कि कौन सा डीएनए बनेगा, सॉरी कौन सा आरएनए बनेगा, और रेप्लिकेशन के थ्रू इतना कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं कि कौन सा डीएनए बनेगा। अच्छा, एमआरएनए बना, एमआरएनए से आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है ना, उसको डिसाइड करने वाले कोड कहाँ होते हैं, वो कोड होते हैं एमआरएनए में। उन कोड को हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक कोड कर सकते हैं। लेकिन एमआरएनए में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं। अब इन्हीं न्यूक्लियोटाइड में कितने न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जो एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, यानी एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, और कौन से अमीनो एसिड को कोड करने वाले कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप होते हैं, ये बात हमको जाननी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए बेटा, इसको इस साइड में रफ करते हैं, फिर पहले इस क्वेश्चन का आंसर खोजने की कोशिश करेंगे, बाद में फिर इसका आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। पहले हमें यह जानना है कि जेनेटिक कोड कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। चलो, सबसे पहले यहाँ पर यह जानने की कोशिश करते हैं कि जेनेटिक कोड कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो देखो, जॉर्ज गैमो एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि जो जेनेटिक कोड होता है ना, वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप होता है। ठीक है ना, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप होता है। कहाँ पर, एमआरएनए पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ही प्रेडिक्ट दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, इसका मतलब क्या है, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, इसका क्या मतलब है। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब यह है कि जेनेटिक कोड कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का। जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन भाई साहब, ये बात हमें पता कैसे चली कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड का बना है, 3 न्यूक्लियोटाइड का, लेकिन ये बात कैसे पता चली। सो हाउ वी नो दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, हमें कैसे पता चला कि जेनेटिक कोड कैसा होता है भैया, ट्रिपलेट होता है। तो देखो कैसे पता चला। सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर आप इस एमआरएनए को देखिए तो इसमें कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं, 4 प्रकार के हैं। एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। ठीक है, तो इतना हमें पहले, जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, हमें पता है कि अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जो अलग अलग क्रम में जुड़कर क्या करते हैं, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो अमीनो एसिड के नंबर्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे कि इस एमआरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स कितने टाइप के हैं, तो केवल 4 टाइप के हैं। यूरेसिल है, एडेनिन है, साइटोसिन है और ग्वानिन है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड, हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड है, और यही 4 न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए से, ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड है ना, यही 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, जेनेटिक कोड बनाएंगे। ये बात भी फिक्स है। तो यही मिलकर क्या बनाते हैं, यही मिलकर जेनेटिक कोड बनाते हैं। और ये किसको कोड करते हैं, ये करते हैं 20 टाइप के अमीनो एसिड को। ये 4 न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये कोड करते हैं किसको, 20 टाइप के अमीनो एसिड को।
अब अगर एक न्यूक्लियोटाइड इफ वन न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर वन अमीनो एसिड, देन क्या होगा? अगर एक न्यूक्लियोटाइड, सपोज करो आपके पास ए है, अगर आपके पास एडेनिन है, वो कोड करता है किसको? सपोज कर लिया हमने ग्लाइसिन को। सी है, उसने कर दिया सिस्टीन को। ठीक है, मेरे पास क्या है? जी है, इसने कर दिया ग्लूटामिक एसिड को, और यू है, इसने कर दिया बेटा ट्रिप्टोफैन को। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड केवल एक अमीनो एसिड को कोड करता तो केवल 4 अमीनो एसिड ही ऐसे थे ना जो न्यूक्लियोटाइड द्वारा कोड किए जा सकते थे। बाकी 16 का क्या होगा? बाकी 16 को कोड करने वाले न्यूक्लियोटाइड थोड़ी ना है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करता है तो 4 न्यूक्लियोटाइड मैक्सिमम कितने अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं? केवल 4 को कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए 16 अमीनो एसिड को कौन कोड करेगा? नहीं हो पाएगा ना भाई। तो क्या लिखेंगे? देन 16 अमीनो एसिड आर नॉट कोडेड। अगर एक न्यूक्लियोटाइड केवल एक अमीनो एसिड को कोड करेगा तो 16 अमीनो एसिड को कोड करने वाले न्यूक्लियोटाइड ही नहीं रहेंगे। सो इट इज नॉट पॉसिबल that one nucleotide code for one amino acid। ठीक है, चलो अगर एक अकेला नहीं कर सकता तो हम क्या करते हैं? दो न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप बना। एक अगर एक अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता तो हम क्या करते हैं? दो के ग्रुप बना के देखते हैं क्या दो के ग्रुप से क्या 20 टाइप के अमीनो एसिड बना सकते हैं। तो मेरे पास क्या है? 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड है। पहली कंडीशन लिखी, यहाँ पर लिखी 4 टाइप के क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड हैं। अगर उनमें दो का सेट बनाता हूँ, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं, अगर उसमें दो का सेट बनाता हूँ, यानी 2 की पावर लगाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 × 4 = 16, यानी ओनली 16 कॉम्बिनेशन आर फॉर्म्ड। यानी न्यूक्लियोटाइड के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 16 प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर मैं दो का ग्रुप बनाऊं, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं, इन चारों में AUCG, ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों में अगर अलग अलग, यानी एक बार ए को यू से बनाऊं, एक बार ए को सी से बनाऊं, और एक बार ए को किससे बनाऊं? जी से बनाऊं, तो ऐसे करने पर मुझे कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं? ऐसे करने पर मुझे 16 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं बेटा? हमको 16 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। तो ये 16 कॉम्बिनेशन सफिशिएंट नहीं है क्या बात करने के लिए? 20 अमीनो एसिड के लिए। अगर 16 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन, वन कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1 अमीनो एसिड, अगर एक कॉम्बिनेशन एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, सो 16 कॉम्बिनेशन, तो 16 कॉम्बिनेशन 16 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, तो 16 कॉम्बिनेशन 20 अमीनो एसिड को कंफर्म करने के लिए या कोड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो 16 कॉम्बिनेशंस आर नॉट sufficient to code all 20 amino acid। ठीक है, तो इसका मतलब फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हम लेते हैं बेटा एक तीसरा सिस्टम। एक को करके देखा है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करेगा तब भी 20 अमीनो एसिड को कोड नहीं किया जा सकता। अगर दो न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप बना के हम करते हैं तब भी केवल 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और 16 कॉम्बिनेशन काफ़ी नहीं है 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं? 3 का कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे बेटा हम लोग? तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? इन थर्ड स्टेप व्हाट वी हैव डू, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा किया, ये तीसरा किया। यहाँ पर इसको पूरा लिख लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। ठीक है, तीसरे में क्या किया?
कि हम लोगों ने क्या किया, 3 अमीनो एसिड का ग्रुप बनाया। तो मेरे पास 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड थे और इनका तीन का नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास क्या थे, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स थे। इन 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स में हमने क्या किया, 3 का ग्रुप बनाया। कितने का, 3 का। तो 4 की पावर 3 यानी 4 × 4 × 4 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो हमारे पास क्या मिले, 64 कॉम्बिनेशन मिले। अब ये 64 कॉम्बिनेशन सफिशियंट हैं 20 टाइप के अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। सो वी गेट 64 कॉम्बिनेशन मीन्स एक कॉम्बिनेशन को हमने नाम दिया एक कोड का, ठीक है, दूसरे कॉम्बिनेशन को नाम दिया दूसरे कोड का। तो ऐसे 64 कॉम्बिनेशन हैं। तो मेरे पास कितने कोड हैं, 64 कोडॉन्स, ठीक है, मेरे पास क्या है, 64 कोडॉन्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, 64 कोडॉन्स हैं, लेकिन कितने अमीनो एसिड को कोड करना है, 20 अमीनो एसिड को। तो 64 में से केवल 61 कोडॉन ऐसे होंगे, अभी आगे देखेंगे उसको। हमें क्या करना है, 64, अब मेरे पास 64 कोडॉन्स मिल गए, 64 कोड मिल गए, जो किसको कोड करेंगे, अमीनो एसिड को। तो ऐसी भी संभावना है कि एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले एक से ज़्यादा भी कोड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे 3 का एक ग्रुप होता है, GGC का, GGG का, GGA का एंड GG क्या बचा, GGU का। ये जो कोड है ना, ये कोड किसके लिए है, ग्लाइसिन के लिए। तो ये 3 के 4 कोड हैं, ये अलग अलग कोड हैं, लेकिन बेटा ये किसको कोड कर रहे हैं, केवल एक अमीनो एसिड को। तो यानी 1 अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, 64 कोडॉन्स हैं मेरे पास। ये 64 कोडॉन क्या करते हैं, ये कोड कर सकते हैं आसानी से। दे आर सफिशिएंट टू कोड 20 अमीनो एसिड। दे आर सफिशिएंट टू कोड 24 अमीनो एसिड, ठीक है। ये 20 अमीनो एसिड, 24 नहीं बेटा, ये 20 अमीनो एसिड है, ठीक है। तो यार बाहर इतना शोर हो रहा है, बड़ी डिस्टर्बेंस है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि ये 64 कोडॉन्स मिलकर 20 अमीनो एसिड को आसानी से क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली बात बेटा आप फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी बात और लिखते हैं बेटा। आप इसको लिखिए, तो फिर एक छोटी सी बात और लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं वो छोटी सी बात। अब वो छोटी सी बात क्या लिखेंगे कि मेरे पास कोडॉन्स कितने हैं बेटा, मेरे पास कोडॉन है 64 कोडॉन्स। मेरे पास क्या है, 64 कोडॉन्स है। अब इन 64 कोडॉन्स में से 61 ऐसे होते हैं, 61 कोडॉन ऐसे होते हैं। कोडॉन क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप है, कहाँ पर, mRNA पर, जो किसी अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। तो 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन ऐसे हैं ना, विच कोड फॉर अमीनो एसिड, जो किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करेंगे, विच कोड फॉर अमीनो एसिड, ठीक है। और 3 कोडॉन ऐसे हैं, 3 कोडॉन ऐसे हैं, 3 कोडॉन ऐसे हैं विच आर नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, यानी वो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। ये हम इतना कॉन्सेप्ट बेटा अलग सीखने की कोशिश कर रहे हैं इससे, ठीक, इसके बाद सीख रहे हैं, ठीक। तो 64 कोडॉन्स थे, 61 क्या कर सकते हैं, अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन से 3 हैं जो नहीं कर सकते, वो हैं बेटा आपके UGA, UAG, उसके बाद UAA। युगांडा एक कंट्री है, आप देखोगे अफ्रीकन कंट्री है एक, युगांडा अगर आप लिखते हो ना तो आप ऐसे लिखते हो युगांडा। तो युगांडा का बेटा आगे वाला याद रखो, आप आगे वाला याद रखो, UGA। तो ये हो गया UGA। अब क्या करना है, A को इधर कर लेना है, G को इधर कर देना है, तो ये बन गया UAG। लास्ट में क्या करना है, लास्ट वाले G को हटा के वहाँ पर क्या कर देना है, लास्ट वाले G को हटा के वहाँ पर A ले आ लेना है। तो ये आपके जो कोड है ना, ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, सो दे आर कॉल्ड। तो जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता ना, उसको कहा जाता है स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन।
तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि ये जो जेनेटिक कोड था ना वो क्या होता है, वो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। कैसे होता है ट्रिपलेट, ये बात भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर ली। और ट्रिपलेट कोड में कितने ट्रिपलेट कोड होते हैं, 64 होते हैं, जिसमें से 61 कोड करते हैं अमीनो एसिड को, और 3 कोडॉन ऐसे होते हैं UGA एंड UAG एंड UAA जो किसी को कोड नहीं करते। इनको हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अगर यहाँ तक बात क्लियर है ना, तो अब ये वाला क्वेश्चन जो पहले था कि अमीनो एसिड को जेनेटिक कोड को डेसिफर करना आसान नहीं था। डेसिफर करने में दिक्कत क्या थी, डेसिफर करना के लिए हमको क्या करना पड़ता, 2 काम करना पड़ता। पहले तो हमें ये जानना था कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो इस पूरे सिस्टम से जो अभी हमने देखा, हमने ये पता कर लिया कि जो 3 अमीनो एसिड का 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस किसी एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। ठीक है, तो पहला टास्क हमने कर लिया है पूरा। किसने मदद करी बेटा? मदद करी जॉर्ज गैमो ने, जिन्होंने क्या कहा कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। अब अगर जेनेटिक कोड की डेफिनेशन लिखनी होगी तो व्हाट वी कैन राइट फॉर जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA। ये mRNA पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप है विच कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, जो किसी एक अमीनो एसिड को कोड करता है, उसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिक कोड। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज ए ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स which 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA which code for any amino acid are called genetic code। अब चलो इतना तो पता चल गया कि मेरे पास क्या है, 64 कोडॉन्स हैं, लेकिन कौन सा कोडॉन कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा अभी भी ये बात पता नहीं है, क्योंकि इन्हीं 64 में से 20 अमीनो एसिड को कोड किया जाना है, जिनमें से 3 तो करते नहीं है। करते कितने हैं? 61। यानी ये 61 में से कौन सा कोड, जैसे अभी यहाँ पर आपके सामने लिखा है UAG। ठीक है, क्या लिखा है? UAG। अब UAG देखो क्या है, UAG देखो ऐसा कोड है जो किसी को कोड नहीं करता, यानी यहाँ से अमीनो एसिड की कोडिंग नहीं हो सकती। लेकिन आगे क्या है? CUA। अब CUA कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, ये बात हमें तो जाननी है ना। अब CUA कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, ये बात हमको जाननी है। UAG तो किसी को नहीं करेगा। देखो यहाँ पर लिखा है ना UAG, ये किसी को कोड नहीं करेगा, लेकिन CUA तो किसी को कोड करेगा। अब ये किसको कोड करेगा, यही बात हमें समझनी है। ठीक है, तो ये बात हमें फाइंड करनी है। अब इस बात की फाइंडिंग कैसे होगी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बेटा, तो इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा इसको रफ करते हैं। हाँ, देखो बेटा क्लास लंबी हो जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या सीखना है बेटा? हमें तो कॉन्सेप्ट सीखने हैं ना, तो हम अच्छे से सीखेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन स्किप ना होने पाए। ठीक है, अभी तो आपको याद रहेगा ही, जीवन में कहीं भी रहोगे, कैसे भी किसी ने पूछा ना, तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। चलिए चलिए अब देखिए, हमें क्या करनी थी? हमें करनी थी जेनेटिक कोड की डेसिफरिंग। जेनेटिक कोड की क्या करनी थी? जेनेटिक कोड की डेसिफरिंग करनी थी। डेसिफरिंग का मतलब क्या था कि मेरे पास कितने टास्क थे? 2 टास्क थे। ठीक है, 2 टास्क कौन कौन से थे? पहला टास्क तो ये था कि ये जानना था कि हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड को कोड करने में कितने न्यूक्लियोटाइड लगते हैं? तो ये बात हमें यहाँ से पता चल गई कि जेनेटिक कोड कैसे होता है, ट्रिपलेट होता है। जॉर्ज गैमो साहब ने बता दिया कि ट्रिपलेट होता है भाई साहब, 3 न्यूक्लियोटाइड लगते हैं। तो यहाँ से पता चला कि 3 न्यूक्लियोटाइड लगते हैं।
ठीक है, एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप लगता है, ये बात क्लियर हुई। दूसरा टास्क क्या था बेटा? दूसरा टास्क ये था कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप, जैसे मेरे पास है यू यू यू, ये यू जो ग्रुप है ये कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये बात अभी पता करना थोड़ा सा मुश्किल काम था कि कौन सा अमीनो एसिड का क्रम, कौन सा न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये बात डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, तो दूसरा टास्क ये था कि विच न्यूक्लियोटाइड ग्रुप which nucleotide group code for which अमाइनो एसिड, यानी कौन से अमाइनो एसिड के लिए कौन सा न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप होता है, ये बात फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल काम था। तो इस सेकेंड टास्क को परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म दिस टास्क, इस सेकेंड काम को परफॉर्म करने के लिए 3 साइंटिस्टों के योगदान को बहुत अहम माना जाता है। ठीक है, देखो, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए 3 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन थे। 3 साइंटिस्ट के क्या थे? कंट्रीब्यूशन थे। अब इन 3 साइंटिस्ट में से कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये बात हमें समझनी है। तो पहले साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं बेटा, शिवेरो ओकावा। शिवेरो ओकावा। ठीक है, शिवेरो ओकावा। अब शिवेरो ओकावा क्या थे? ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बेटा ओकावा एंजाइम सिंथेसिस की। इन्होंने क्या किया? सिंथेसिस ऑफ ओकावा एंजाइम। अब ये क्या था? ये एंजाइम एक तरीके का आरएनए पॉलीमरेज था। तो क्या लिखेंगे बेटा? इट इज ए टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अभी तक आपने जितने आरएनए पॉलीमरेज पढ़े हैं ना, उनको आपने ये देखा है कि वो डीएनए को टेम्पलेट मानकर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू क्या बनाते हैं? एक आरएनए की चेन बनाते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तक आपने जितने आरएनए पॉलीमरेज पढ़े हैं वो क्या करते हैं? डीएनए डिपेंडेंट होते हैं, यानी वो डीएनए के टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग द्वारा क्या करते हैं? एक चेन बनाते हैं आरएनए की। लेकिन ये क्या है बेटा? ये एक स्पेशलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज है जो क्या करता है? जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, यानी बिना टेम्पलेट के, ये क्या करता है? बिना टेम्पलेट के क्या करता है? ये आरएनए की चेन का फॉर्मेशन करता है। तो दिस एंजाइम फॉर्म टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, यानी इसको किसी डीएनए टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, यानी ये आरएनए बना सकता है बिना किसी टेम्पलेट के। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कर सकता है? ये हम जिस तरीके का आरएनए चाहेंगे उस तरीके का न्यूक्लियोटाइड डाल देंगे। कहाँ पर डाल देंगे? जो भी जिस तरीके का इनका अपना प्रोसीजर था, जहाँ पर इनके एंजाइम काम करते हैं वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स डाल देंगे और जिस तरीके का हम सीक्वेंस चाहेंगे उस तरीके का ये आरएनए बना सकता है। ठीक है, तो इट कैन फॉर्म आरएनए ऑफ, लिख लो, इट फॉर्म आरएनए ऑफ आवर चॉइस। यह हमारी चॉइस का क्या बना सकता है? यह हमारी चॉइस का आरएनए बना सकता है। ठीक है, ये बात है। तो इन्होंने क्या खोजा? इन्होंने एक ऐसा एंजाइम खोजा जो हमारा मनचाहा आरएनए बना सकता है। ठीक है, अब दूसरे साइंटिस्ट क्या थे? इनका पहला योगदान था, इन्होंने क्या किया? एक ऐसा एंजाइम खोज दिया कि आप जैसा आरएनए चाहो उससे वैसा आरएनए बनवा लो। ठीक है, आप चाहते हो कि आप एक आरएनए बनाओ
जिसमें केवल और केवल सी 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 हो, तो आप बना सकते हो। किसका इस्तेमाल करके? ओकोवा एंजाइम का इस्तेमाल करके, क्योंकि एक ऐसा एंजाइम है जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट काम करता है, यानी आपकी चॉइस का आरएनए बना सकता है जैसा आप चाहते हो। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हरगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या की, इन्होंने बेटा की केमिकल सिंथेसिस ऑफ आरएनए। इन्होंने क्या किया, आरएनए की केमिकल सिंथेसिस की। कैसे की? इनके एंजाइम का इस्तेमाल करके। और इन्होंने क्या बनाया, दे फॉर्म होमोपॉलीमर, दे फॉर्म होमोपॉलीमर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक होमोपॉलीमर बनाया। होमोपॉलीमर का मतलब क्या है, मेरे पास एक आरएनए की ऐसे एक चेन है, ये 5 प्राइम है बेटा, ये 3 प्राइम है। होमो का मतलब होता है बेटा सेम। होमो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। होमो का मतलब सेम है, यानी इस पर क्या किए इन्होंने, सेम तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स लगा दिए, यू 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 और यू। देखो क्या बना दिया, एक होमोपॉलीमर बना दिया, जिस पर सभी ट्रिपलेट कोड्स कैसे हैं, यू 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 हैं। 3 3 के कोड, अगर देखो आप 3 3 के ग्रुप्स को ऐसे बना दीजिए आप। इस पर सभी कोड कैसे हैं, इस पर सभी कोड कैसे हैं, यू 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 के हैं। ऑल कोड्स ऑन, ऑल जेनेटिक कोड्स आर, ऑन जेनेटिक कोड्स आर सेम ऑन दिस mRNA। इस mRNA पर सभी जेनेटिक कोड क्या हैं, सेम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे कि अब आगे क्या हुआ। इन्होंने एक कोपॉलीमर भी बनाया, तो दे आल्सो फॉर्म कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ये एक आरएनए की चेन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पर क्या है बेटा, अल्टरनेट मैनर में 2 टाइप के न्यूक्लियोटाइड लगे हैं, ए यू 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 और ए यू। अब इनका 3 का ग्रुप बनाइए बेटा। देखो ए यू ए, फिर यहाँ पर यू ए यू, फिर यहाँ पर ए यू ए, फिर यहाँ पर यू ए यू, फिर यहाँ पर ए यू ए, आगे क्या होगा, यू ए यू। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोपॉलीमर। अब कोपॉलीमर में कितने टाइप के सीक्वेंस हैं, कितने टाइप के अलग अलग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं, तो एक तो हो गया ये वाला, दूसरा हो गया ये वाला। देखो एक मैंने ऊपर ऊपर बनाए हैं और एक कहाँ किए हैं, नीचे नीचे। तो एक कोड है इसमें ए यू ए, और दूसरा कोड क्या है, यू ए यू। ये 2 अलग अलग क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, यानी 2 अलग अलग जेनेटिक कोड है। ये भी क्या है, अलग अलग जेनेटिक कोड है बेटा। तो 2 साइंटिस्टों के काम तो हमने समझ लिए कि एक ने क्या किया, एक ने आपको ऐसा एंजाइम दे दिया कि आप जैसा चाहो वैसा आरएनए बना लो। तो उसी एंजाइम का इस्तेमाल करके खुराना साहब ने क्या किया, एक ऐसा आरएनए बना दिया जिस पर सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड कैसे थे, सेम थे। ठीक है, वो कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, इसका एक बहुत अच्छा रिलेवेंस है अभी। फिर चलते हैं हम लोग कहाँ पर, फिर हम लोग चलते हैं तीसरे साइंटिस्ट पर। हम लोग कहाँ चलते हैं, तीसरे साइंटिस्ट पर। तीसरे के लिए बेटा इसको हमें रफ करना पड़ेगा, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, फिर वहाँ पर हम रफ करके तीसरे साइंटिस्ट को बनाते हैं। चलो बेटा, हम लोग चलते हैं थर्ड साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन पर। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो आपकी एनसीईआरटी में जहाँ पर ये दिया हुआ है ना, उसको आप जब रीड करोगे पहले या दूसरे पैराग्राफ में ना, आपको एक वर्ड मिलेगा डेसिफरिंग। ठीक है, तो जब आप डेसिफरिंग वर्ड पढ़ते हो ना, तो आपको ये जानना होता है कि व्हाट इज़ डेसिफरिंग। तो डेसिफरिंग को लेकर इतना बड़ा
इतना सारा ताम झाम जो अभी तक मैंने आपको सिखाया, जो अभी तक आपको पढ़ाया, वो सारा कुछ किसको लेकर था? डेसिफरिंग को लेकर था। तो हमने क्या देखा अभी तक कि डेसिफरिंग के दूसरे टास्क में क्या हुआ कि सेवेरे ओकावा साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक ऐसा एंजाइम बनाया जिसकी मदद से आप टेम्पलेट इंडिपेंडेंट यानी बिना टेम्पलेट के आरएनए की सिंथेसिस कर सकते हो और अपना मनचाहा आरएनए बना सकते हो। जैसा आरएनए चाहो, जिस न्यूक्लियोटाइड का आरएनए चाहो, वैसा आप बना सकते हो। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इन्होंने तो एक एंजाइम दे दिया कि भाई साहब ये एंजाइम है जो किसी भी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके एक आरएनए बना सकता है। तो खुराना साहब ने क्या किया, खुराना सर ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इस एंजाइम का इस्तेमाल करके एक क्या बना डाला, एक बना डाला आरएनए। कौन सा आरएनए? होमोपॉलीमर बना डाला। अब क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पर एक तीसरे साइंटिस्ट होंगे जिनका नाम होगा निरेनबर्ग। ठीक है, क्या नाम था बेटा? निरेनबर्ग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया बेटा सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने क्या किया बेटा, दे परफॉर्म्ड सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने क्या किया, सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस। सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस का क्या मतलब है? देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मेरे पास मान लीजिए एक सेल है, ये सेल के अंदर क्या है, एम आरएनए पड़ा हुआ है। सेल के अंदर एम आरएनए से क्या बन जाते हैं, ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है और इस पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग से क्या बन जाती है, ऐसे प्रोटीन बन जाती है। तो ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है, ये सेल के अंदर हो रही है। इसी प्रोसेस को इन्होंने कहाँ करा दिया, सेल के बाहर। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया बेटा पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन आउटसाइड द सेल। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने की बेटा इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इन्होंने क्या किया, इन विट्रो कंडीशन में क्या बनाया, यानी लैब में इन्होंने क्या किया, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई। देखो इन्होंने क्या किया, एक ऐसे ट्यूब लिया, इसमें क्या रख दिया, एक आरएनए रख दिया जिस पर क्या थे, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद थे। ये 5 प्राइम to 3 प्राइम, इसकी मदद से इन्होंने सेल से बाहर क्या बना डाली, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना डाली। ठीक है, जिसकी फोल्डिंग से क्या बना डाली, एक प्रोटीन बना डाली। ठीक है, तो इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने कह दिया कि अगर आपके पास कोई आरएनए है तो आप उसको हमें दे दो, या फिर हमारे बनाए गए तरीके से आप उससे क्या बना सकते हो, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकते हो। तो ठीक है, अब तो सारा मामला बन गया ना। इन्होंने आपको एक ऐसा एंजाइम दे दिया जो आपका मन चाहा क्या बना सकता है, जो आपका मन चाहा आरएनए बना सकता है। ठीक है, गोविंद साहब ने आपको ये बता दिया कि कैसे आप ओकोवा एंजाइम का इस्तेमाल करके आरएनए बनाओगे। उन्होंने आरएनए बना दिया। अब इस आरएनए से कैसे आप प्रोटीन बना सकते हैं सेल के बाहर, ये बात आपको किसने बता दी, निरेनबर्ग साहब ने। तो इनका क्या था, इनका कंट्रीब्यूशन, हिज कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड की डेसिफरिंग में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इन तीनों के कॉन्सेप्ट से कैसे हम ये जान सकते हैं कि कौन सा कोड, जैसे मेरे पास अगर ये है, जैसे ये मान लो यू है, अब ये यू कौन सा अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये बात हम कैसे जान सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर डाला, किसके अंदर, लैब के अंदर। यहाँ पर पहली बात तो क्या किया, ओकोवा एंजाइम का फॉर्मेशन किया। ओकोवा एंजाइम की सहायता से हमें क्या करना था, हमें एक आरएनए की सिंथेसिस करनी थी, वो भी मनचाहे आरएनए की। तो गोविंद साहब ने क्या किया, एक आरएनए बना डाला जिस पर सारे के सारे सीक्वेंस कैसे थे, यू वाले थे। तो यू का क्या बना डाला, एक आरएनए बना डाला। ये 3 प्राइम है बेटा और ये क्या है, 5 प्राइम है। इस पर क्या है, 3 के ये कोड हैं। अगर ये 3 के कोड हैं तो अब इसके अंदर क्या डाल दिए, इसके अंदर यहाँ पर एक मीडियम रखा। इस मीडियम में क्या थे, इस मीडियम में 20 टाइप अमाइनो एसिड थे।
अब इस चेन में सारे कोडॉन कैसे हैं, सेम है, सारे जेनेटिक कोड सेम है, तो इसका मतलब इनसे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी ना वो कैसी होगी, सेम अमीनो एसिड वाली होगी। तो अब यहाँ पर जो अमीनो एसिड आएगा इसका मतलब ये वाला कोड जो है ना उसी अमीनो एसिड को कोड करता है, ये वाला कोड उसी अमीनो एसिड को कोड करता है जो यहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पर सारे कोड कैसे हैं, सेम हैं, और इस चेन के भी सारे अमीनो एसिड कैसे हैं, सेम हैं, तो इसका मतलब ये कोड उसी अमीनो एसिड के लिए होगा ना जिन अमीनो एसिड से मिलकर ये चेन बनी होगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या की गई, यहाँ पर एक आरएनए रखा गया और यहाँ पर निरेनबर्ग सर के थ्योरी का इस्तेमाल करके क्या की गई बेटा, सेल फ्री सिंथेसिस की गई। क्या की गई, सेल फ्री सिंथेसिस की गई। अब सेल फ्री सिंथेसिस करी तो पता चला कि यहाँ पर जो चेन बनी है ना वो किसकी बनी है, वो बनी है फेनाइल एलानिन की। किसकी बनी है जी, फेनाइल एलानिन की। किसकी बनी है, फेनाइल एलानिन की। तो इससे क्या क्लियर हुआ, इससे क्लियर हुआ कि ये जो यू 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 कोड है ना ये किसके लिए होता है, ये होता है फेनाइल एलानिन के लिए। ठीक है, ऐसे करके एक और बनाया गया, चलो यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर ऐसे करते करते यहाँ पर एक और आरएनए तैयार किया गया, ओकोवा एंजाइम का यूज़ किया गया बाय यूजिंग ओकोवा एंजाइम। पहली बात तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये है आरएनए विच इज़ फॉर्म्ड बाय ओकोवा एंजाइम, विच इज़ फॉर्म्ड बाय ओकोवा एंजाइम। ओकोवा एंजाइम द्वारा बनाया गया ये आरएनए है। इसमें क्या करी हमने, सेल्फ रिसिंथेसिस करी। किसके कॉन्सेप्ट से, निरेनबर्ग के कॉन्सेप्ट थे। अब इसी तरीके का हमने क्या किया, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए बनाया जिस पर क्या थे, जी 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 ऐसे जी जी करके कोड थे। ठीक है, अब यहाँ पर सारे कोड कैसे हैं बेटा, यहाँ पर सारे कोड कैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो इनसे बनने वाला अमीनो एसिड की जो चेन होगी ना उसमें सारे अमीनो एसिड भी कैसे होंगे, सेम, क्योंकि ये कोड सेम है। अब यहाँ पर सबसे पहले ओकोवा एंजाइम का इस्तेमाल करके ये बनाया गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या है, आरएनए है, एम आरएनए है, विच इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग ओकोवा एंजाइम। ठीक है, गोविंद साहब की टेक्निक से आपने इसको बना लिया ओकोवा एंजाइम का यूज़ करके। अब क्या करेंगे, अब करते हैं बेटा इसमें सेल फ्री सिंथेसिस। अब क्या किया हमने, सेल फ्री सिंथेसिस करी। तो यहाँ पर क्या बना डाली हमने, अमीनो एसिड की चेन बना डाली। अब इस सेल फ्री सिंथेसिस में यानी इन विट्रो कंडीशन में ये जो सिंथेसिस करी है, हमने देखा कि इसमें जो अमीनो एसिड था ना वो कौन सा था, वो था ग्लाइसिन। कौन सा था, ग्लाइसिन। तो इस तरीके से ही हमें ये पता चला कि जी 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 कोड किसके लिए है, ग्लाइसिन के लिए है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या किया, इन्होंने अलग अलग टाइप के आरएनए बनाए। ठीक है, अब आप कहोगे सर चलो ठीक है, ऐसे ही उन्होंने सी वाला बना लिया होगा, ऐसे उन्होंने ए वाला बना लिया होगा, लेकिन ये वाला कैसे बनाया होगा, AGG वाला। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था ना कि इन्होंने क्या किया, कोपॉलीमर भी बनाया है। देखो अगर यहाँ पर एक बनाया जाए ऐसे, देखो एक आरएनए ऐसे बनाया जाए जहाँ पर A और G हो, AG का कोपॉलीमर बनाया जाए, तो एक कोड तो ऐसा बनेगा ना बेटा, AGA वाला, और यहाँ पर कैसा बना है, AG वाला। तो इनसे भी न्यूक्लियोटाइड का देखो, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कोडॉन्स का सीक्वेंस क्या है, तो यहाँ से आने वाले अमीनो एसिड का भी सीक्वेंस, इससे अलग अमीनो एसिड, इससे अलग, फिर इससे अलग, इससे अलग, जैसे जैसे जिस क्रम में आपके जेनेटिक कोड होंगे उसी क्रम में आपके क्या है, अमीनो एसिड है। इससे तो ये पता चल सकता है ना कि कौन सा 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड कौन सा अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, हमें पता है कि जैसे देखो फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल लेते हैं, यहाँ पर एक कोपॉलीमर बनाया गया AG का, ये 3 का कोड है, ये एक 3 का कोड है, ये एक 3 का कोड है, और फिर यहाँ पर ये एक 3 का कोड है। अब देखो यहाँ पर आ रहा है AGA, यहाँ पर आ रहा है GAG, फिर AGA, फिर GAG। अगर मान लो सपोज करो इसने
एक्स अमीनो एसिड को कोड किया था, इसने वाई को किया था, फिर यहाँ पर क्या है एक्स आ गया, फिर वहाँ पर वाई आ गया। तो जिस तरीके से यहाँ पर अल्टरनेट मैनर में, जिस तरीके से अल्टरनेट मैनर में यहाँ पर क्या स्थित हैं, ये AGA एंड GAG कोड हैं, सेम उसी तरीके से अल्टरनेट मैनर में यहाँ पर एक्स और वाई अमीनो एसिड है। तो इसका मतलब AGA ने एक्स अमीनो एसिड को कोड किया है, GAG ने वाई को किया है, फिर AGA ने एक्स को कर दिया, उसके बाद वाले फिर GAG ने वाई को कर दिया। जिस तरीके से अल्टरनेट मैनर में ये कोड यहाँ पर स्थित हैं, सेम उसी तरीके से अल्टरनेट मैनर में अमीनो एसिड यहाँ लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये कोड इस अमीनो एसिड के लिए है, ये कोड इस अमीनो एसिड के लिए है, ये कोड इसके लिए है और ये कोड इसके लिए है। ठीक है, बात समझ आई बेटा। इसी तरीके से ना इन्होंने 61 कोडॉन कौन कौन से अमीनो एसिड को कोड करते हैं ना, 61 कोडॉन, ध्यान से सुनेंगे बेटा, 61 कोडॉन कौन कौन से अमीनो एसिड को कोड करते हैं ना, ये बात इन्होंने पता कर ली। ठीक है, आपकी बुक में एक बढ़िया सा चार्ट बना होगा जहाँ पर आपको 64 कोडॉन दिखेंगे, जिनमें से 3 ऐसे दिखेंगे जो किसी को कोड नहीं करते हैं, स्टॉप कोडॉन है, उसमें से एक ऐसा होगा जो स्टार्ट कोडॉन होगा। उन सब के बारे में बात करेंगे बेटा। तो क्लास बहुत लंबी हो गई है, 1 आवर से ऊपर की हो गई है, तो आपको थोड़ा सा ऊब भी लग रहा होगा कि यार क्या ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बचा हुआ कॉन्सेप्ट बेटा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के फीचर्स के बारे में। अभी हमने ये देखा कि जेनेटिक कोड कैसे आया दुनिया में, दुनिया को कैसे पता चला कि जेनेटिक कोड यानी mRNA के अंदर एक कोड होता है और वही कोड करता है किसको, वही कोड करता है किसको, पेप्टाइड की चेन को, पॉलीपेप्टाइड चेन को। ठीक है, तो 3 लोगों की कंट्रीब्यूशन याद रखिएगा। देयर आर 3 साइंटिस्ट विच कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। व्हाट आर द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट? फर्स्ट इज सेवेरियो कॉबा, सेकेंड इज हरगोविंद खुराना एंड थर्ड इज निरेनबर्ग। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो कहीं पर तो ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं इनके योगदान के बारे में। चलिए, अब यहाँ पर बेटा थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ बेटा मैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेवेरो ओकोवा, निरेनबर्ग एंड HG खुराना is very important in the process of deciphering of जेनेटिक कोड। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आप अच्छे से इन सारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट क्लास होने वाला है, यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जेनेटिक कोड के सेलिएंट फीचर्स के बारे में। अभी जेनेटिक कोड पूरा नहीं हुआ है, जेनेटिक कोड नहीं आएगा बेटा तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं समझ आएगी। ठीक है ना, तो हमें जेनेटिक कोड के सेलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं, वो स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में भी आते हैं और वो आपके नीट एग्जाम्स में भी वहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपना ख्याल रखिए बेटा और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।